होता है वो आपका डीएनए का छोटा सा सेगमेंट है जो प्रोटीन सिंथेसिस या हार्मोन सिंथेसिस या फिर एंजाइम फॉर्मेशन के लिए रिस्पांसिबल है। मतलब कैरेक्टर हमारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ट्रेट जो है आपका, जो कैरेक्टर है किस तरीके का आपको एक्सप्रेशन देगा, मतलब किस तरीके से दिखाई देगा, उसे कहा जाता है ट्रेट। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएमएस स्टडी विद ईज। आई एम मानवी और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जेनेटिक्स, जैसा कि हम जानते हैं कि साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं उसे जेनेटिक्स कहा जाता है। ये जो टर्म है जेनेटिक्स, वो ग्रीक वर्ड से आया है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है टू ग्रो और टू बिकम, मतलब किसी भी चीज में बढ़ना या बनना। ये जो टर्म जेनेटिक्स है वो दिया था विलियम बैटसन ने इन 1905 में। जेनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, मतलब हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब ये जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब जैसा आप जानते हैं कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पेरेंट्स से, हमारे अंदर कुछ ना कुछ जो है सिमिलरिटीज होती हैं हमारे सिबलिंग्स से। तो ये जो सभी पैटर्न्स हैं वो जीन्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं और इन्हें कहा जाता है हेरिडिटी। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब है वो प्रोसेस जिसके थ्रू हमारे जो कैरेक्टर्स हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं हेरिडिटी और इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस में ही हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। हम देखते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान या व्यक्ति जिसने उस पर्टिकुलर फील्ड में अपना ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया हो। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले जेनेटिक के फील्ड में सक्सेसफुल रिसर्च वर्क किया था। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है टीएच मॉर्गन को। टीएच मॉर्गन ने अपने जो वर्क किए थे वो ड्रोसोफिला के ऊपर किए थे। ये ड्रोसोफिला जो है इसको हम न्यूरोस्पोरा ऑफ एनिमल किंगडम भी कहते हैं। ड्रोसोफिला जो है आपकी, इसका जो क्रोमोसोम पैटर्न है वो होता है आपका XX और XY टाइप का, जो ह्यूमन की तरह ही होता है। ग्रेगर जॉन मेंडल टीएच मॉर्गन ने लिंकेज, सेक्स लिंकेज, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया था। चलिए अब हम देखते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो मॉन्क थे। इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था पी प्लांट पे, जिसे कहा जाता है पाइथम सेटाइवम। सबसे पहले ये जो पाइथम सेटाइवम है ये इसका साइंटिफिक नेम है और इस प्लांट का जो कॉमन नेम है वो है गार्डन सीड। अब साइंटिफिक नेम जो हम जानते हैं कि दो टर्म से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है जीनस एंड सेकंड है स्पीसीज। ये जो साइंटिफिक नेम है इसमें जो जीनस का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखा जाता है और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। और साथ में आप देख रहे होंगे कि हमने इसको अंडरलाइन भी किया है। ये भी हमारा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का ही एक रूल है कि जब भी आप किसी साइंटिफिक नेम को हैंड रिटन करते हैं तो उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी पड़ती है। इन्होंने अब देखते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। मेंडल ने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड थे। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को द हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में पब्लिश किया। और इनके जो पेपर का टाइटल था वो था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इनका ये जो पेपर था, ये जो रिसर्च वर्क थी वो 1865 में पब्लिश की गई। मेंडल के जो वर्क हैं इन पर साइंटिस्ट का ऑलमोस्ट 34 इयर्स तक कोई ध्यान नहीं गया। फिर 1900 में मेंडल के जो वर्क हैं उनको रीडिस्कवर किया गया। 1900 में मेंडल के पब्लिश के ऑलमोस्ट 34 इयर्स के बाद तीन साइंटिस्ट, कार्ल कॉरेंस जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मेज प्लांट पे, ह्यूगो डी व्रेज जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इवनिंग प्रिमरोज पे, और ट्रेसमार्क जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स पर, इन्होंने सेम रिजल्ट्स को कंक्लूड किया और बाद में मेंडल के जो मेंडलिज्म है उसको पब्लिश किया। अब देखते हैं कि क्या रीजन थे कि मेंडल अपने रिसर्च वर्क में उस टाइम पीरियड पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए। सबसे पहला जो रीजन था कि मेंडल के जो वर्क था वो हाईली मैथमेटिकल था।
हाईली मैथमेटिकल होने की वजह से इनका जो भी रिसर्च वर्क था वो कॉमन जो लोग होते हैं उनकी समझ में नहीं आया, तो इसको उतना ज्यादा एप्रिसिएशन उस टाइम पे नहीं मिल पाया। सेकंड जो वर्क था इनका, जो इन्होंने जो काम किया वो वाइडली पब्लिश नहीं हो पाया और इनका वर्क कंप्लीट भी नहीं हो पाया था। थर्ड जो था, उस टाइम पे डार्विन की जो थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वो बहुत ज्यादा हाइक पे थी। मतलब जब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके सामने कोई एक इंसान आके उस टाइम पे ये बोले कि हम लोग जो है वो बंदरों से ओरिजिनेट हुए हैं, और एक आकर ये बोले कि ये प्लांट ऐसे है, इसका क्रॉस इससे करवाइए तो पर्टिकुलर चीज आपको मिल रही है, तो जो इंटरेस्टिंग चीज होगी उसकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा। तो इसी वजह से जो डार्विन की थ्योरी थी उसने मेंडल का जो रिसर्च वर्क था उसको हाइड कर दिया। ये तो हम सभी जानते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट मतलब पाइसम सेटाइवम पर अपने एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन अब जानते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट को चूज क्यों किया। तो सिलेक्शन ऑफ अ पी प्लांट, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि पी प्लांट जो होता है उसको हम इजीली ग्रो करा सकते हैं ओपन एरियाज में। ओपन एरियाज का मतलब है कि फील्ड में, इसके अलावा आप इसको घर में पॉट में भी ग्रो करा सकते हैं। दूसरा रीजन था कि मेंडल ने जो पी प्लांट चूज किया वो एक साल में 2 से 3 जनरेशन तक ग्रो कर सकता है। अब इसका एडवांटेज ये है, अगर कोई साइंटिस्ट अपने रिसर्च के लिए एक पेरिनियल प्लांट मतलब ऐसा पेड़ जो बहुत सालों में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करे वो चूज करेगा, तो अपनी कंप्लीट लाइफ स्पान में वो किसी भी पेड़ की ऑलमोस्ट 4 से 5 जनरेशन ही पढ़ पाएगा और उसका रिसर्च वर्क उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। तो पी प्लांट चूज करना मेंडल के लिए एक एडवांटेज रहा, क्योंकि ये 2 से 3 जनरेशन अपना एक साल में कंप्लीट कर सकता है। इसके अलावा ये जो पी प्लांट होता है वो होता है मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब होता है, मोनोसियस उन प्लांट्स को कहा जाता है जिनमें मेल एंड फीमेल दोनों ही फ्लावरिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। मतलब दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ही पेड़ पर देखने को मिलेगी, उन्हें कहा जाता है मोनोसियस प्लांट। इसके अलावा इस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ का मतलब होता है खुद से, और पॉलिनेशन का मतलब है कि पॉलन का ट्रांसफर होना अपने ही प्लांट फ्लावर पर। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये एक फ्लावर है, इस पे ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये है फीमेल, तो जब इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट खुद की फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही पॉलिनेट करे, इसे कहा जाता है क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि ये डिफरेंट फ्लावर है और डिफरेंट प्लांट का फ्लावर है, जब ये पॉलन ग्रेन इस फ्लावर को पॉलिनेट करे तो इसे कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब ये जो पी प्लांट है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और हम क्रॉस पॉलिनेशन भी परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो हाइब्रिड्स बनते हैं, हाइब्रिड का मतलब होता है कि एक इस प्लांट का करेक्टर, एक मान लीजिए ये प्लांट है ए एंड दिस इज द प्लांट बी, इन दोनों के ही करेक्टर जब ऑफ स्प्रिंग में देखने को मिले तो उसे कहा जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है दो चीजों का मिलकर एक नया कॉम्बिनेशन फॉर्म करना। तो जो पी प्लांट है उसके जो हाइब्रिड्स होते हैं वो भी फर्टाइल होते हैं, मतलब ये भी अपनी जनरेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब सेवरल इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है कि अगर कोई एक टॉल हाइट, एक किसी की हाइट लंबी ज्यादा है और दूसरे की कम है, तो ये होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब है अपोजिट कैरेक्टर्स। तो ऐसे कैरेक्टर्स हमें पी प्लांट में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। मेंडल ने जितने भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स से आपके चूज किए थे उनके एक्सपेरिमेंट के लिए, वो सारे ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स 4 क्रोमोसोम्स कंट्रोल करते हैं। तो देखते हैं कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और ट्रेट्स। अब कैरेक्टर्स क्या होता है? कैरेक्टर्स आपका जो क्रोमोसोम है वो कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब कैरेक्टर हमारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ट्रेट, ट्रेट जो है आपका, वो जो करेक्टर है किस तरीके का आपको एक्सप्रेशन देगा, मतलब किस तरीके से दिखाई देगा, उसे कहा जाता है ट्रेट। तो जो करेक्टर्स हैं वो कंट्रोल होते हैं क्रोमोसोम से, एंड ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन। जैसे करेक्टर फॉर अ हाइट, मतलब हाइट कैसी होगी, तो हाइट एक करेक्टर है, लेकिन अब इस हाइट में मैं कहूं टॉल एंड डॉर्फ, तो ये हमारा एक ट्रेट है। तो हम कह सकते हैं कि मेंडल ने 7 ईयर्स तक
7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे अपना काम किया। सबसे पहला था हाइट ऑफ अ प्लांट। अब इस हाइट में हमें 2 ट्रेट देखने को मिलते हैं, एक होता है टॉल, दूसरा होता है डॉर्फ। इसमें से जो टॉल है वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब होता है जैसे क्लास में एक बच्चा है, अब वो हर चीज में आगे है, तो क्लास में टीचर भी आगे सबसे पहले किसे देखता है कि वो बच्चा कहाँ है। अगर वो बच्चा एब्सेंट होता है तब टीचर का ध्यान बाकी बच्चों पर जाता है, क्योंकि वो बच्चा बहुत ज्यादा शैतान है, तो हर कंडीशन में वो खुद को दिखा रहा है। लेकिन यहीं पे एक बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, तो वो शांत बच्चा खुद को कब दिखाएगा, जब जो डोमिनेंट दिखा रहा था वो ना हो। तो इसी तरीके से डोमिनेंट ट्रेट जो होता है वो खुद को हर कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, लेकिन रिसेसिव तब दिखाएगा जब डोमिनेंट ना हो। तो हाइट के लिए हमारे पास 2 ट्रेट थे, टॉल एंड डॉर्फ। दूसरा था आपका करेक्टर पोजीशन ऑफ फ्लावर। अब पोजीशन ऑफ फ्लावर का मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ फ्लावर का मतलब है एक्सियल और टर्मिनल, 2 ट्रेट हमारे पास थे। अब एक्सियल का मतलब क्या है? जैसे ये मार्कर है, अब मान लीजिए मार्कर का ये जो एंड है इसे हम कहते हैं टर्मिनल एंड। अगर फ्लावर यहां पे लगता है इसे कहा जाता है टर्मिनल फ्लावर। अब यहाँ ये जो पोजीशन है वो है रिसेसिव। अब मान लो कि यहाँ से ये है आपकी ब्रांच, अब इस ब्रांच पे यहाँ से जो बड निकलती है उसे कहा जाता है एक्सियल बड। यहाँ पे अगर फ्लावर ग्रो करता है उसे कहा जाता है एक्सियल फ्लावर। तो ये जो पोजीशन एक्सियल फ्लावर है वो हमारा एक डोमिनेंट ट्रेट है और टर्मिनल हमारी एक रिसेसिव ट्रेट है। थर्ड हम बात करते हैं शेप ऑफ पॉड। शेप ऑफ पॉड का मतलब है कि जो मटर की फली है वो कैसी दिख रही है। अब मटर की फली भी आपने घर में देखा होगा, 2 तरह की होती है, एक तो होती है स्मूथ और एक होती है जिसमें आप बाहर से देख के बता देते हो इसके अंदर इतने सीड्स होंगे। तो जो स्मूथ है या फ्लैट है वो आपका डोमिनेंट है, और जिसमें आप काउंट कर सकते हो बाहर से ही उसे कहा जाता है कंस्ट्रिक्टेड। मतलब कंस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि जहां पे आप बाहर से ही बता दीजिए कि इसका कितने सीड्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अगला है कलर ऑफ पॉड। कलर ऑफ पॉड मतलब जो फली है उसका कलर क्या है। अब उसके 2 कलर हो सकते हैं, या तो ग्रीन या येलो। अगर ग्रीन है तो वो डोमिनेंट ट्रेट है और रिसेसिव है तो येलो है। अगला है शेप ऑफ सीड। अब सीड आपने 2 तरह की मटर देखी होगी, एक तो जो होती है जिसकी बॉल जो होती है स्मूथ होती है, और एक पे आपको इस तरीके से रिंकल देखने को मिलते हैं। तो जो राउंड कलर है वो हमारा एक डोमिनेंट ट्रेट है और जो रिंकल्ड है वो रिसेसिव है। इसके अलावा कलर ऑफ फ्लावर्स, अब इस पे 2 तरह के फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं, एक तो है पर्पल, दूसरा है व्हाइट। इसमें से पर्पल जो है वो डोमिनेंट है और व्हाइट रिसेसिव है। अगला है कलर ऑफ द कॉटिलेडन, मतलब जो बीज आता है उसके अंदर आप जब देखते हैं मटर का छिलका निकाल के उसके अंदर आप 2 पार्ट देखते हैं तो उन्हें कहा जाता है कॉटिलेडन्स। अब इन कॉटिलेडन्स के भी 2 कलर हमें देखने को मिल सकते हैं, या तो येलो या फिर ग्रीन। अब ये जो येलो कलर है वो डोमिनेंट है वो, और दूसरा जो ग्रीन है वो रिसेसिव है। ये सारे ही 7 कैरेक्टर्स हमारे 4 क्रोमोसोम कंट्रोल करते हैं। वो क्रोमोसोम है क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5 एंड क्रोमोसोम नंबर 7। चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जेनेटिक्स से रिलेटेड। सबसे पहली डेफिनेशन जो टर्म हम फ्रीक्वेंटली जेनेटिक्स में देखते हैं वो है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है कि कोई जो इंडिविजुअल है उसका जेनेटिक मेकअप क्या है। जेनेटिक मेकअप से मतलब होता है कि मान लीजिए कि अगर आपने कोई ऑर्गेनिज्म देखा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये आपको दिखने में तो टॉल लग रहा है लेकिन इसका जो जेनेटिक मेकअप है वो है कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहीं पे अगर मैं टॉल की बात करूं तो टॉल के लिए हमें दूसरा जो जेनेटिक मेकअप देखने को मिलता है, जीनोटाइप देखने को मिलता है, दैट इज कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। अब देखते हैं फिनोटाइप को। फिनोटाइप का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन है, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म दिख कैसा रहा है, जैसे टॉल या डॉर्फ, तो वो उसका फिनोटाइपिक अपीयरेंस है। इसके बाद थर्ड जो टर्म है वो है एलिल। एलिल कोई भी जो जीन है उसकी जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है कॉन्ट्रास्टिंग, जैसे कि हमने यहाँ पे जाना था कि कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब है 2 अपोजिट फॉर्म्स, तो उन्हें कहा जाता है एलिल। अब ये एलिल 2 तरह के होते हैं, या तो डोमिनेंट या फिर रिसेसिव।
ये डोमिनेंट एलिल का मतलब होता है कि ये ऐसा एलिल है जो खुद को हर कंडीशन में दिखा रहा है, या होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस। रिसेसिव का मतलब है ये खुद को सेम की कैटेगरी में दिखाएगा। मतलब दो तरह के लोग हैं, एक एक्सट्रोवर्ट है, एक इंट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट हर किसी के सामने बोल सकता है, लेकिन इंट्रोवर्ट ओनली उसके सामने बोल सकता है जिसके साथ वो कंफर्टेबल हो। अब ये जो टर्म एलिल है वो दिया था बैटसन ने। जीन्स, जीन जैसा कि हम जानते हैं ये जो टर्म है वो जॉनसन ने दिया है, लेकिन हमने ये भी देखा कि मेंडल ने जो अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया था वो किया था 1865 में, और जीन की जो डिस्कवरी हुई है वो हुई है 1909 में। तो उस टाइम पे जब जीन टर्म नहीं था तो मेंडल ने क्या टर्म यूज किया, तो मेंडल ने जीन की जगह फैक्टर टर्म का यूज किया था। ये जो जीन टर्म है वो इंट्रोड्यूस किया था जॉनसन ने 1909 में। जीन जो होता है वो आपका डीएनए का वो छोटा सा सेगमेंट है जो प्रोटीन सिंथेसिस या हार्मोन्स के सिंथेसिस या फिर एंजाइम फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जीन की अगर हम बात करें तो जीन का नंबर ऐसा नहीं है कि हर क्रोमोसोम में द सेम नंबर ऑफ जीन्स हमें देखने को मिलेंगे। हमारा जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स देखने को मिलते हैं, दैट इज 2968 जीन्स। इसके अलावा सबसे कम जीन की अगर मैं बात करूं ह्यूमन बॉडी में, वो देखने को मिलते हैं क्रोमोसोम नंबर वाई में, मेल में, वो है आपका 231 जीन। टेस्ट क्रॉस, अब आपने देखा होगा कि हमने इसका टेस्ट क्रॉस इससे करवाया, ये टर्म हम फ्रीक्वेंटली जेनेटिक्स में सुनते हैं। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि मान लीजिए कि अगर मैंने एक टॉल और एक डॉर, इन दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग कराई तो इसमें F1 जनरेशन में मुझे ये ऑफस्प्रिंग देखने को मिला जो फिनोटिपिकली टॉल है लेकिन जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है। जब इस ऑफस्प्रिंग का क्रॉस मैं इसके रिसेसिव पेरेंट्स से कराऊं, मतलब ऐसे पेरेंट्स से कराऊं जिसमें रिसेसिव ट्रेट है जो खुद को होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसे कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। अब बैक क्रॉस में क्या होता है, बैक क्रॉस में जब इस F1 पोजेनी का क्रॉस हम डोमिनेंट पेरेंट से करवाएं तो वो है आपका बैक क्रॉस। अब थर्ड है आपका रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल का मतलब होता है बदल देना। अब कैसे बदलना, मान लीजिए कि पहले मैंने इसको मेल माना और दूसरे में इसको फीमेल माना, लेकिन जब मैं इस पेरेंट्स को बदल दूं, इसे फीमेल और डॉट को मेल कर दूं, तो ये होता है रेसिप्रोकल क्रॉस। नेक्स्ट टर्म है होमोजाइगस। होमो का मतलब होता है सेम एंड जाइगस का मतलब होता है जाइगोट। मतलब जब हमारे जो जाइगोट है उसमें जो दो गैमेट हैं वो आपके आइडेंटिकल फैक्टर्स हो, मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो ये होमोजाइगस कंडीशन है। हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट एंड जाइगोट्स का मतलब है जाइगोट। तो जब हमारे जो जाइगोट है उसमें जो डिफरेंट टाइप के दो गैमेट्स हैं वो अलग अलग फैक्टर्स को कैरी करें तो उसे कहा जाता है हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब बात करते हैं करेक्टर्स की। करेक्टर्स क्या होते हैं, इनहेरिटेबल फीचर्स होते हैं जो एक ऑफस्प्रिंग में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, जैसे हाइट या हमारा स्किन कलर, आइज कलर, ये सब हमारे करेक्टर्स है। ट्रेट, जो हमारे करेक्टर की ऑल्टरनेट फॉर्म होती हैं, जैसे हाइट मतलब टॉल एंड डॉर, तो ये हमारे ट्रेट है। अब ये जो ट्रेट्स होते हैं ये हमारे कंट्रोल होते हैं जीन से। अब देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। जैसा नाम से इंडिकेट है, मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड का मतलब होता है दो कैरेक्टर्स का फ्यूजन। तो यहाँ पे जो क्रॉस परफॉर्म करवाया जाता है वो एक सिंगल कैरेक्टर के लिए परफॉर्म करवाया जाता है। अब इसके अंदर हम दो लॉ पढ़ते हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसा नाम से क्लियर है, डोमिनेंस का मतलब होता है कि ऐसा लॉ कि जो ये दिखा रहा हो कि जो डोमिनेंट जीन है वो हर कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंट कहता है कि जब हम एक टॉल और डॉर प्लांट का क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में हमें एक हाइब्रिड देखने को मिलता है जो है टॉल। अब ये टॉल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आपका डोमिनेंट जीन ही खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी जानते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि हमें करेक्टर्स में कोई भी ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हमारे जो गैमेट्स होते हैं वो ऑलवेज प्योर होते हैं, और इसीलिए F1 जनरेशन में जो करेक्टर्स हमें देखने को नहीं मिले वो F2 जनरेशन में देखने को मिलते हैं। जैसे तो हमें F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग जो देखने को मिला उसका अगर हमने सेल्फिंग करवाई, मतलब दो ऑफस्प्रिंग के बीच में क्रॉसिंग करवाई, तो F2 जनरेशन में हमें जो है वो करेक्टर्स भी देखने को मिले जो हमें F1 जनरेशन में नहीं मिले थे। मतलब हमें यहाँ पे एक डॉर्फ ऑफस्प्रिंग भी देखने को मिलता है। अगला है आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम जो क्रॉस करवाते हैं वो दो करेक्टर्स के लिए करवाते हैं, और यहाँ पे मैं जो है करेक्ट इसके अंदर हम जो लॉ पढ़ते हैं उसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि जब दो चीजें एक दूसरे से कंप्लीटली अलग है, और असॉर्टमेंट का मतलब है छांटना। मतलब डाइहाइब्रिड लॉ जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है वो ये एक्सप्लेन करता है कि जब हम दो कैरेक्टर्स के लिए क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं तो एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस का दूसरे कैरेक्टर पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं जाता, और दोनों ही जीन्स जो हैं वो अलग अलग अपनी डोमिनेंस और रिसेसिवनेस दिखाते हैं। अब देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसा कि हमने देखा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो एक डाइहाइब्रिड क्रॉस है। मतलब यहाँ पे हम जो टेस्ट क्रॉस करते हैं वो दो कैरेक्टर्स के लिए करते हैं। तो इसके लिए हमने एक राउंड सीड लिया विद येलो कलर, एंड उसका जो हमने रिसेसिव फॉर्म लिया वो था आपका रिंकल्ड ग्रीन, मतलब रिंकल सीड विथ ग्रीन कलर। तो जब हमने इनकी क्रॉसिंग करवाई, जब सेल्फ क्रॉसिंग करवाई, तो हमें F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग देखने को मिला वो राउंड येलो था, क्योंकि हमने ये देखा था कि डोमिनेंट जीन जो होता है वो खुद को हर कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा है। अब जब हमने इनकी सेल्फिंग करवाई, सेल्फिंग का मतलब है कि F1 इंडिविजुअल का ही क्रॉस F1 इंडिविजुअल के साथ करवाया, तो हमें यहाँ से जो F2 जनरेशन देखने को मिली, F2 जनरेशन में हमें 4 गैमेट्स थे। 4 गैमेट्स में सबसे पहला जो गैमेट था वो था कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये जो गैमेट फॉर्मेशन का मेथड है, फॉकलाइन मेथड इस चीज को एक्सप्रेस करता है। जैसे अगर हमारे पास गैमेट था कैपिटल आर, हमारे पास कंडीशन है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसके लिए हम तो फर्स्ट सेकंड कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट वन। सेकंड है कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो हमारा जो सेकंड गैमेट हमें मिला था वो ये था। थर्ड है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, द थर्ड गैमेट इज स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड द फोर्थ गैमेट इज कैपिटल स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। तो फोर्थ गैमेट हमें जो देखने को मिला वो था स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये जो मेथड है इसे कहा जाता है फॉकलाइन मेथड, एंड दिस फॉकलाइन मेथड इज responsible for the determination of the type of gametes formed। अब यहाँ पे जब हमने क्रॉसिंग करवाई तो सबसे पहले हमने जब क्रॉसिंग करवाने के बाद हमने देखा कि जब कैपिटल आर ने कैपिटल आर के साथ क्रॉस किया तो हमें ये ऑफस्प्रिंग देखने को मिला। इस तरह से क्रॉसिंग करने के बाद जो हमें फिनोटिपिक एक्सप्रेशन या फिनोटिपिक रेशियो जो देखने को मिलता है वो है हमारा फिनोटिपिक रेशियो, दैट इज 9:3:1। मतलब 9 हमें देखने को मिले राउंड येलो, एंड 9 हमें देखने को मिलते हैं राउंड ग्रीन। 9 जो है सॉरी 3 हमें देखने को मिले राउंड ग्रीन, 3 हमें देखने को मिलते हैं रिंकल्ड येलो, एंड 1 जो है वो हमें देखने को मिलेगा रिंकल्ड ग्रीन। अब चलिए इन्हें काउंट कर लेते हैं। अगर एक भी कैपिटल कंडीशन है, कैपिटल मतलब राउंड के लिए कैपिटल आर और येलो के लिए कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये 9 जो है वो कैसे हैं हमारे राउंड
येलो। अब देख काउंट करते हैं 3, रिंकल्ड, राउंड, ग्रीन। मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए, 1 कैपिटल एंड 1 मस्ट बी स्मॉल y। राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन एंड राउंड ग्रीन। अब हम काउंट करते हैं व्हाइट रिंकल्ड येलो को। रिंकल्ड येलो मतलब कैपिटल स्मॉल r कैपिटल Y। 1 2 एंड 3 तो, और एक हमें देखने को मिलता है रिंकल्ड ग्रीन। अब ये रिंकल्ड ग्रीन हमें इसीलिए एक ही देखने को मिलता है क्योंकि ये एक रिसेसिव करेक्टर है और रिसेसिव खुद को ऑलवेज होमोजाइगस कंडीशन में ही दिखाएगा। अब ये जो मेथड है, ये जो मेथड इसे कहा जाता है पुनेट स्क्वायर, एंड पुनेट स्क्वायर की हेल्प से ही हम जो है डाइहाइब्रिड ट्राइहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करा सकते हैं। ये जो मेंडल के जो लॉ है, इनके कुछ एक्सेप्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ डोमिनेंस का, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो एक्सेप्शन है वो हमें देखने को मिलता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस कहता है कि जब दो चीजें हैं तो कोई एक इंटरमीडिएट कलर देखने को मिलेगा। जब दो चीज साथ में है तो एक इंटरमीडिएट कलर देखने को मिलेगा या इंटरमीडिएट आपको करेक्टर देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, तो इसका एक जो एक्सेप्शन है वो है लिंकेज। जैसा कि हमने देखा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जो करेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। मतलब एक करेक्टर की इनहेरिटेंस का दूसरे करेक्टर पर कोई इंपैक्ट जाता ही नहीं है। लेकिन लिंकेज कहता है कि जब अगर दो करेक्टर बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, क्लोजली एसोसिएटेड है, तो उनके बीच में सेपरेशन के चांसेस काफी कम होते हैं। मतलब लिंकेज का मतलब होता है जुड़े होना। तो जैसा हम कॉमनली जानते हैं कि अगर कोई चीज ज्यादा जुड़ी हुई है तो उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो उसी तरीके से लिंकेज कहता है कि अगर क्रोमोसोम पे मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम है और इस पे दो जीन, एक जीन ये है और एक जीन ये है, ये आपस में क्लोजली एसोसिएटेड है, तो इनके सेपरेशन के चांसेस काफी कम होते हैं।